नमस्कार, मैं वर्षा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने यहां मां पटेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां मां पटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन में ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ जी महाराज की 24वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री राम कथा के भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से हेलीकॉप्टर द्वारा मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल, भवनियापुर, तुलसीपुर में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जिसके बाद वो शाम को देवीपाटन मंदिर पहुंचे और इस अवसर पर मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी और विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने बलरामपुर फाउंडेशन की ओर से बता दें कि CSR फंड से निर्मित मां पाटेश्वरी थारू छात्रावास का लोकार्पण भी किया, साथ ही बच्चों में वस्त्रों का भी वितरण किया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव में 49.3% मतदान हुआ। इस दौरान कई जगह पर वोटिंग के दौरान कहीं बवाल तो कहीं पथराव की जानकारी सामने आई। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए। उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने हर पोस्ट में अधिकारियों पर हमला बोला था और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वहीं यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। हार के डर से अधिकारी पर दबाव बनाकर चुनाव करवा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव के अलावा राम गोपाल यादव के तेवर भी बड़े तल्ख नजर आए। सपा नेता राम गोपाल ने कहा कि अगर हम लोग अपने पर आ गए तो 70% जगहों पर भाजपा का बस्ता नहीं लगेगा। दोपहर के समय अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त से फोन पर बातचीत भी की और पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, कल कई घटनाएं घटी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सरकार पर, चुनाव आयोग पर और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। क्या कहना है इसके बारे में और अखिलेश यादव के लगाए गए आरोपों के बारे में? जी अर्चना, देखिए, चुनाव जो होता है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच का कहीं ना कहीं एक संघर्ष भी होता है। और जब भी चुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाने का कार्य करते हैं। जो विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव हैं और उनका जो आरोप था सत्ता पक्ष के ऊपर कि चुनाव मतलब शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा, धांधली हो रही है चुनाव में, पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तो जिसको लेकर के अब देखिए विपक्ष है, उनका काम ही है आरोप लगाना। सत्ता पक्ष का काम है किसी भी तरह का जो चुनाव हो रहा है उसको निष्पक्षता के साथ करवाना। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं आई कई दिनों से, मगर प्रयागराज का जो फूलपुर की जो उपचुनाव जहां सीट थी वहां पर इस तरह की कोई भी मतलब कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ी, ना ही वोटरों को किसी तरह की परेशानी हुई और एक तरह से देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ यहाँ पर। नितेश, लेकिन जो घटनाएं सामने आई हैं, सपा के तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो ज्यादातर उन सीटों पर है जिन पे एक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। क्या कहना है इसके बारे में?
देखिए, कांटे की टक्कर अगर सीटों पर है तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो दल होते हैं उनका पूरा ध्यान, एक तरह से कंसंट्रेशन जो होता है वो उसी सीटों पर होता है कि अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये तो चुनाव के पहले से ही लग रहा था। और कहीं ना कहीं जब चुनाव संपन्न हुए, चुनाव की जो जब चल रहा था उस समय पर भी कहीं ना कहीं अब लाइमलाइट तो बनता ही आने का, तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहा। जी नितेश, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार का उपचुनाव जितने सवाल खड़े कर रहा है, इससे पहले के चुनाव में आज तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या इस बार का उपचुनाव इतना अहम है सभी पार्टियों के लिए? देखिए, ये जो उपचुनाव था एक तरह से कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना अपना जो उनका रुख है उसको लेकर के चल रही थी। और ये उपचुनाव जो आपका हुआ है ये कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था। इसमें जो भी पार्टियां अपने आपको डेवलप करेंगी कहीं ना कहीं वो 2027 आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को और भी ताकत के साथ, मजबूती के साथ जनता के अपने वोटरों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव रहा है एक तरह से कहा जा सकता है कि एक प्रतिष्ठा की भी बात रही है। चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर लगे थे, चुनाव में मंत्री और केंद्रीय मंत्री, तो कई मतलब मायने हैं इस चुनाव को लेकर के 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव की। जी नितेश, और जो घटनाएं आई थी, अखिलेश यादव ने सारे दिन इल्जाम भी लगाए हैं चुनाव आयोग पर, पुलिस प्रशासन पे। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी कड़े कदम उठाए और कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो सत्ता पक्ष होता है, सरकार होती है, जो चुनाव होता है, क्योंकि जब चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुकी है तो वहां पर कहीं ना कहीं जो प्रभाव होता है पुलिस का वो दोनों तरफ के लिए बराबर होता है। और जहां पर इस तरह की अनियमितताएं पाई गई है वहां पर प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो या पुलिस विभाग में। तो इस तरह की जहां भी कुछ घटनाएं सामने आई है वहां पर कड़े कदम भी उठाए गए हैं। नितेश, वहीं विपक्ष पे भी आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष। उसका कहना है कि क्योंकि सपा वालों को पता है कि हम हार रहे हैं, इसीलिए ये अपना ठीकरा इस तरीके से फोड़ रहे हैं कि चुनाव सही से नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ये चुनावी दौर होता है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये शुरुआत से ही रहता है। तो जहां विपक्ष एक तरफ से आरोप लगाता है कि चुनाव में प्रभाव डाला गया और चुनाव निष्पक्ष नहीं करवाया गया, वहीं सत्ता पक्ष भी अपना एक कहीं ना कहीं बयान देता है कि चुनाव में अभी ईवीएम की बात होगी कुछ दिन आगे चल करके। तो ये सारी चीजें हैं। तो काम है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाना, और निष्पक्ष चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी तारीफ की बात होती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ। तो बाकी दौर है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का चुनाव का, और 2027 की तैयारी भी इसको कह सकते हैं। तो एक तरह से ये जो इल्जामात है ये लगते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल उपचुनाव के समय अखिलेश यादव की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए। उनका कहना कि कई जगह जो घटनाएं हुई हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और ये सारी चीजें भाजपा के नेतृत्व में ही किया जा रहा है। ले चलते हैं अब आगे अभिनव के पास, हमारे संवाददाता आगे की चर्चा के लिए। अभिनव, कल जितनी भी घटनाएं घटी, लगातार सवाल उठाया गया अखिलेश यादव की तरफ से, क्या कहना है उसके बारे में? क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है, अब रिजल्ट की बारी रहेगी, तो क्या लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे? यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए देखिए 9 सभा सीटों पर कल जो मतदान है वो संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो वोटिंग है वो चली। लेकिन वहीं इस दौरान काफी बवाल भरी खबरें जो है वो लगातार सामने आई। कई जगहों पे पत्थरबाजी भी सामने आई। मीरापुर में देखिए पथराव हो गया, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया। एसएचओ ककरौली का वो वीडियो सामने आया जिसमें वो हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आ रहा और महिला मतदाताओं को धमकाता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 5 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया और उन पुलिस कर्मियों पे आरोप था कि वो वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे, जबकि एक दिन पहले ही शाम को निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस के लोगों को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ अधिकार पीठासीन अधिकारी और उनकी निर्वाचन की जो टीम है उसी के पास है।
बहरहाल जो मतदान है वो अब संपन्न हो चुका है, लेकिन कल तमाम प्रत्यारोप लगाए गए एक दूसरे की ओर से, जहां बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला साधा समाजवादी पार्टी पर, और करहल में जिस प्रकार से एक युवती की हत्या हुई उसको इस पूरे मतदान से जोड़ने की कोशिश की। वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पे जो प्रशासन है वो वोट नहीं डालने दे रहा है, प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव बाधित करा रहा है। और देखिए कई जगहों पे जहां कुदरकी की बात करें तो वहां जो सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान है उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, पुलिस हटा के सैनिक बल लगा के चुनाव कराया जाए। तो इस तरह तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो कल पूरे दिन देखिए देखने को मिले। और जो एग्जिट पोल शाम को आया उसमें देखिए कुछ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 6 से 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कुछ एग्जिट पोल में सपा को 2 से 3 सीटें ही दी गई हैं। तो अब जो फाइनल रिजल्ट है वो तो 23 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल जो कयासों का दौर है वो लगातार जारी है। सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत की जो है बात कह रही है, और देखने वाली बात है कौन कौन सी सीटों पे जो है वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा है या फिर नहीं पड़ा, या भाजपा कितनी सीटों पे अब अपने पक्ष में मतदान करा पाए। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी और जहां उपचुनाव हुआ, जिनमें देखिए साफ तौर पर बात करें तो फूलपुर, खैर और गाजियाबाद, ये जो 3 सीटें हैं, यहाँ पे जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत कम रहा। 50% तक जो मतदान है वो नहीं हुआ। इसके मायने यही है कि बीजेपी के जो वर्कर्स है वो अपने वोट को निकाल कर बूथ तक नहीं ले जा पाए। लेकिन जहां जहां सपा के विधायक चाहे कुंदरकी की बात करें, चाहे मीरापुर की बात करें, चाहे सीसामऊ की बात करें, सीसामऊ में तो मान लीजिए फिर भी कम मतदान हुआ, 49% ही कुछ मतदान हुआ, लेकिन कुंदरकी हुई, कटहरी हुई, मीरापुर हुई, इन सब जगह अच्छा मतदान देखा गया जहां जहां सपा के विधायक जीते थे। तो इससे माना जा सकता है कि सपा के पक्ष में जो सपा का वोट था वो बूथ तक पहुंचा। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, बीजेपी का कोर वोट जो है वो घरों से निकलकर बूथ तक नहीं पहुंचा, वही इस बार हार फूलपुर, गाजियाबाद, खैर में भी देखने को मिला। जी जी अभिनव, और कल एक हत्या हुई उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया। ये कहा गया कि वो दलित युवती थी, भाजपा को वोट डालने के लिए जा रही थी, इस वजह से उसकी हत्या की गई। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए एसपी मैनपुरी ने इस घटना को खुल के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह घटना राजनीति से जोड़ी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और युवती की जो हत्या है वो बीती रात ही हो गई थी, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, और इसको चुनाव से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, ये एसपी मैनपुरी ने खुद साफ कर दिया है। तो इसमें देखिए जो भी आरोपी हैं, जिन दो के खिलाफ परिवार वाले आरोप लगा रहे थे, वो दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि जो एक आरोपी है उनमें से एक जो है वो यादव जात से आता है, इसलिए इसको और सपा से जोड़ने की वहां पे कोशिश की गई। डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने लगे, लेकिन फिलहाल जो मैनपुरी पुलिस है उसने इस घटना से किनारा कर लिया है। जी अभिनव, क्या लगता है इस बार जो वोटिंग पड़ी उनका प्रतिशत कम रहा? जिन सीटों पे लग रहा था कि चुनाव ज्यादा आएंगे, वोट ज्यादा पड़ेंगे, वहां पे वोट नहीं पड़ा। क्या लगता है कि जो दिग्गजों ने कमाल संभाली वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया? क्यों इस बार वोटिंग इतनी धीमी रही? बिल्कुल, देखिए मतदान प्रतिशत जो है वो जरूर कम रहा। हालांकि चुनाव में मतदान बहुत होता भी नहीं है। ओवरऑल जो 9 सीटों पर मतदान प्रतिशत है वो 49% कुछ रहा। 50% भी मतदान यूपी में नहीं हो पाया 9 सीटों पे, लेकिन कुछ सीटों पे अच्छी वोटिंग हुई। चाहे हम मीरापुर की बात करें, कटहरी की बात करें या कुदरकी की बात करें, सब जगह अच्छी वोटिंग देखने को मिली। वहां पे देखिए 50% से अधिक वोटिंग हुई, जो कि एक अच्छी वोटिंग उपचुनाव के लिहाज से मानी जा सकती है। तो देखने लायक बात है कि इस तरह की जो वोटिंग हुई इसका क्या कुछ परिणाम हुआ था। और गाजियाबाद में बहुत कम वोटिंग हुई, वो सदर की सीट है, शहर की सीट, महज 33% वोटिंग हुई। उसके पीछे का कारण देखिए सिर्फ यही है कि गाजियाबाद में तो छुट्टी घोषित की गई, लेकिन नोएडा और दिल्ली, जहां पे अधिकतर लोग जो गाजियाबाद के वर्क करते हैं, वहां पे छुट्टी थी नहीं, तो लोग अपने काम पे चले गए, लोगों ने वोट डालना उचित नहीं समझा। यही इसके पीछे मुख्य कारण भी हो सकता है। ठीक है अभिनव, हर बार का उपचुनाव इतनी चर्चा में नहीं रहता था जितना का इस बार का रहा। आखिर इस उपचुनाव में जो भी जीते, चाहे सपा या भाजपा, सरकार तो जो है वही रहेगी, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर वजह क्या थी कि इस बार का उपचुनाव इतना ज्यादा अहम माना जा रहा है सभी पार्टियों के लिए? देखिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 से पहले ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें इतने बड़ी संख्या में सीटों पर मतदान हुआ। 9 विधानसभा सीटों पर अब 27 से पहले कोई वोटिंग नहीं होनी। हो सकता 1-2 विधानसभा में भले कहीं वोटिंग हो जाए, लेकिन 9 विधानसभा में तो कतई कहीं पे जो वोटिंग है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको लेके भी ये विधानसभा उपचुनाव महत्वपूर्ण था। और सत्ता पक्ष ने इसलिए भी इसको बहुत महत्वपूर्ण लिया क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्ता पक्ष यहाँ अपनी जीत
मजबूत करके एक मैसेज देने की कोशिश करता है अपने वर्कर्स में कि हम पूरी तरीके से लौट रहे हैं। जैसे हरियाणा में चुनाव में उनकी जीत हुई तो एक मनोबल जो है मनोवैज्ञानिक रूप से पार्टियां मजबूत हो जाती है, तो उसी के लिए देखिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था ये उपचुनाव। अभिनव, सपा और भाजपा के बीच कहीं ना कहीं जो बसपा है वो एक खोती हुई नजर आई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार प्रचार प्रसार के समय भी बसपा की तरफ से कोई आगे नहीं आया, प्रत्याशी हालांकि हर जगह उतारे गए थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि बसपा इस बार के उपचुनाव में उतना अहम हिस्सा नहीं निभा पाई? देखिए बसपा ने लोकसभा चुनाव में भी कोई खास परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में नहीं दी थी, और अगर इस उपचुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव में कहीं सीधी टक्कर में भी बहुजन समाज पार्टी नहीं दिखाई दे रही। 10 जगह जहां उसने अपने प्रत्याशी उतारे थे, 9 जगह जहां चुनाव हुआ, उन 9 जगह पे वो सीधी टक्कर कहीं देती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि हो सकता है एक दो विधानसभा सीट ऐसी जहां पे जो बसपा है वो किंग मेकर साबित हो जाए, उसका जो वोट परसेंट है वो किसी एक पार्टी के पक्ष में या उसके खिलाफ जो है चुनावी नतीजा बढ़ने का काम करे, लेकिन बसपा पूरी तरीके से जो पिक्चर है उससे बाहर है और इस उपचुनाव में बसपा को कुछ भी हासिल होता देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल उपचुनाव खत्म हो गया है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पे कल लोगों ने मतदान डाला और सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस बीच पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर जमकर सवाल उठाए और हमले किए। नवंबर का महीना खत्म होने को है और ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यूपी में अब ठंडक शुरू हो गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों ने रजाइयां, कंबल के साथ साथ जैकेट और स्वेटर भी निकाल लिए। 21 नवंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ दिखाई दिया। सुबह धुंध और कोहरे के साथ हुई और ऐसा ही कुछ शाम में भी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में तो पॉल्यूशन ने दम बिगाड़ रखा है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 21 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने के लिए अलर्ट तक जारी किया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एक तरफ दिल्ली में पॉल्यूशन और दूसरी तरफ अब ठंड ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। क्या हाल है दिल्ली का इस वक्त और सरकार की तरफ से क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है? जो गाइडलाइन है वो काफी सख्त कर दी गई है, जिसमें स्कूलों को बंद किया गया है, जिसमें ऑड इवन के थ्रू जो गाड़ियां हैं वो लागू करी गई हैं और बहुत से डीजल पेट्रोलियम वाले वाहन हैं जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है दिल्ली में एनजीटी पे सभी जगह वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिए गए हैं। इरशाद, लेकिन जो कंपनियां बंद कर दी गई हैं, जो फैक्ट्रियां बंद की गई हैं, प्रदूषण का हवाला देकर, क्या लगता है कि उनका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो वित्तीय संख्या बढ़ाती है, लोग उसमें काम करते हैं, क्या इसमें लोगों को नुकसान नहीं होगा? अर्चना, मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर वही फैक्ट्रियां बंद है जिसमें ईंधन का यूज होता था, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, डीजल या कुछ लकड़ी ऐसे जलने वाले ज्वलनशील पदार्थ जो यूज होते थे, वही फैक्ट्रियां बंद है, जिसके कारण पॉल्यूशन होता था। सिर्फ वही फैक्ट्रियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जी इरशाद, क्योंकि काफी सारी बीमारियां भी फैलने का डर है, ऐसे में लोगों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है घर से बाहर निकलने से लेकर? क्योंकि काम है, लोग बाहर निकलेंगे ही, जरूरी काम भी होते हैं, तो ऐसे में लोगों को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? ज्यादातर लोगों को मास्क यूज करने के लिए कहा गया है और जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनको छिड़काव करने के लिए क्या गया है। फिलहाल दिल्ली सरकार भी आर्टिफिशियल बादल बना के बारिश करवा रही है। जगह जगह नगर निगम की गाड़ियों द्वारा फॉगिंग वगैरह भी की जा रही है लगातार। जी इरशाद, लेकिन दिल्ली की जो AQI है वो पिछले 2 महीने से लगातार बिगड़ती ही जा रही है। क्या लगता है कि शासन प्रशासन जो इंतजाम कर रहे हैं उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2 महीने से तो हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, असर तो कुछ दिख नहीं रहा। जी अर्चना, आज दिल्ली के AQI पे थोड़ा असर पहुंचा है और जगह जगह अगर AQI की बात करें तो थोड़ा 10% वो कम भी हुआ है।
शायद दिल्ली में ठंड भी काफी पड़ती है, क्या लगता है कि इस बार ठंड ज्यादा असरदार है कि प्रदूषण ठंड पे भारी पड़ रहा है? अर्चना, मैं आपको ये बता दूं, ठंड और प्रदूषण दोनों ही मिलकर दिल्ली की जनता का शिकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो पॉल्यूशन को लेकर और सख्त से सख्त कानून किए जाए। मेरा मानना यह है कि ऑड इवन के साथ अगर हो सके तो महीने में 2 दिन बंद भी रहने चाहिए ये सारी चीजें, जी जिससे कि इरशाद। पॉल्यूशन थोड़ा हल्का होगा। जी और बिल्कुल। जब पॉल्यूशन हल्का होगा तो लोगों को राहत पहुंच सकेगी। जी इरशाद, बिल्कुल। और बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि दिल्ली में के पास लगे पंजाब हरियाणा से भी भारी मात्रा में वाहन आते जाते रहते हैं दिल्ली में, ऐसे में बाहर की गाड़ियों को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? अच्छा, आपको बता दें, दिल्ली में सिर्फ BS4 के वाहन की ही एंट्री है। बाकी जो वाहन है दिल्ली के बाहरी रूट से जाएंगे और दिल्ली की बॉर्डर सीमा को भी वो नहीं छू पाएंगे, क्योंकि जो डीजल ईंधन से पास से वो चलते हैं तो वो लगातार पॉल्यूशन फैलाते हैं। और तो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली रहने के लिए उन सभी वाहनों को बाहरी जो रोड है वो यूज करने के लिए कहा गया है। जी शायद आपने वहां पे जनता से बात किया होगा, लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? क्या जो प्रशासन की तरफ गाइडलाइन जारी की जा रही है, लोग उसे मानने के लिए तैयार हैं, या लोगों को उन सुझावों से, उन निर्देशों को पालन करने में कोई आपत्ति है? क्या कहना है जनता का इस बारे में? लोगों से कल हमने मार्केट में बात की, स्कूलों के प्रधानाचार्य से बात की, तो उनका कहना यही है कि अगर पॉल्यूशन फ्री अगर दिल्ली होती तो उन्हीं का बेनिफिट है। अगर कोई गाइडलाइन आती है तो उन्हीं के फेवर के लिए है। और ये फेवर अगर उनको राहत देता है तो वो पूरा मानने के पूर्ण रूप से तरीके से तैयार है। जी इरशाद, जो स्कूल बंद किए गए हैं छोटे बच्चों के, क्या उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, या अभी भी प्रशासन को इस पे सोचने का समय चाहिए? फिलहाल दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो सभी जो 6ठी से लेकर 11वीं कक्षा के बच्चे हैं वो सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और दूसरी चीज है कि जो प्राइमरी के स्कूल हैं वो पूर्ण रूप से अभी बंद है। उनके ऊपर 23 नवंबर के बाद निर्णय लिया जाएगा। जी इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण के साथ साथ ठंड भी अपना असर दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण ठंड के ऊपर अभी भी भारी है, जिसकी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं, और जो भी ईंधन वाली फैक्ट्रियां हैं वो बंद कर दी गई हैं। साथ ही पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां भी पूरी तरीके से बैन हो गई है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।